नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, आज हम वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे। और आज ये वैदिक सभ्यता टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, ये नोट्स इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके परीक्षा में इस नोट्स के अलावा कोई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसी नोट्स से प्रश्न आएंगे। जो भी एक दो प्रश्न बनेंगे वो इसी नोट्स से बनेंगे। इस नोट्स के अलावा आपको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कक्षा 6 से 12 तक एनसीईआरटी और आरबीएससी से महत्वपूर्ण तथ्यों को उठाया है, जिसको ही पढ़कर मैंने पूरे राजस्थान में 146वीं रैंक प्राप्त की थी और सिरोही जिले का टॉपर रहा था। तो दोस्तों, आपको जो पढ़ने वाले हैं वो ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, हमने जो सिलेबस पढ़ रहे हैं उस सिलेबस को देख रहे हैं हम अच्छे से कि सामाजिक अध्ययन का सिलेबस है रीट का, और इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया। अब हम वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे और वैदिक सभ्यता में जो एक दो प्रश्न बनेंगे वो वैदिक सभ्यता में जो अब नोट्स पढ़ रहे हैं इसमें से ही आएगा। 100% इसमें से आएगा, उसमें 1% भी संदेह की बात नहीं है। इसलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और जब जैसे ही हम पहली यूनिट यानी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म और महाजनपद काल, ये पूरा पढ़ने के बाद यानी पहली यूनिट पढ़ने के बाद इसकी टेस्ट सीरीज करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता क्या है? वैदिक सभ्यता, जो वैदिक काल का विभाजन दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक काल है, उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका एक ही काल विभाजन था, वो था 2350 से 1700 तक। अब हम उसके बाद वाला यानी वैदिक काल में वैदिक काल को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके दो भाग हैं। पहला है ऋग वैदिक काल, जिसका कालक्रम कितना है 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व। और फिर पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व। यानी वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। लेकिन प्रश्न इस प्रकार से नहीं बनता, प्रश्न ऐसे बनता है कि वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वैदिक काल में कौन से क्या थे, उसके बारे में पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऋग वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व, फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब हम देखते हैं कि आर्यों द्वारा विकसित वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। देखिए, जो वैदिक सभ्यता थी ये ग्रामीण थी, और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय, जो हमने पढ़ा था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरीय, और आर्य सभ्यता क्या थी? ग्रामीण। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता में आर्य बसे थे, और आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी। और आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्यों की जो मुख्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत। इसको याद रखना है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटी गई थी। यानी वैदिक काल के समय जो प्रशासन व्यवस्था थी उसको 5 भागों में बांटा गया था। तो कौन कौन से 5 भाग थे? देखिए, पहला था कुल। सबसे छोटी इकाई की क्या थी? कुल। यानी परिवार के सदस्य मिलकर एक कुल बनता है, और इसके जो मुखिया होता है उसे कुलप कहते हैं। फिर कुल परिवार, सभी परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते हैं, और ग्राम का निर्माण करने के बाद में सभी गाँव मिलकर एक विष का निर्माण करते हैं, और सभी विष मिलकर जन का निर्माण करते हैं, और सभी जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये एक आरोही क्रम में एक प्रशासनिक इकाई है जो वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है। सबसे पहले कौन सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वैदिक काल में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? कुल। और सबसे बड़ी कौन सी है? राष्ट्र। इस प्रकार से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में पूर्व वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति का केंद्र पंजाब प्रांत था। यानी सबसे पहले जब आर्य आकर बस गए हमारे भारत क्षेत्र में, तो उनका जो प्रारंभिक केंद्र था वो पंजाब प्रांत था, जिसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जा गया। क्या कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश। परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रारंभिक आर्यों की संस्कृति का केंद्र कहाँ था? पंजाब प्रांत में, और उसे क्या कहते थे? सप्त सैंधव प्रदेश। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी लिखना है। और सिंधु नदी को क्या कहते हैं? हिरण्यी। परीक्षा में पूछा जाता है कि वैदिक काल में हिरण्यी नदी किसे कहा गया? तो सिंधु नदी को कहा गया। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी, जिसे क्या कहा गया? नदीत्मे नदीत्मा।
परीक्षा में पूछा जाता है नदीत्व में नदीत्मा किसे कहा गया, कौन सी नदी को कहा गया, तो सरस्वती नदी को कहा गया। यानी ऐसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आपको लिखना है सरस्वती नदी। और ऐसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो ये लिखनी है सिंधु। यानी सिंधु नदी को क्या कहा गया है, हिरण्य भी कहा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए वेद 4 प्रकार के हैं। वेद कितने प्रकार के हैं, 4। कौन कौन से वेद है, वेद है एक है ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है, एक अर्थवेद है। देखिए दोस्तों ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, यजुर्वेद है ये यज्ञ से संबंधित इसमें बातें बताई गई है, और सामवेद संगीत से संबंधित है, और अर्थवेद जादू टोना वगैरह हो तो उससे संबंधित है। बढ़ते आगे। सूत, रथकार और कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। यानी वैदिक काल में जो सूत था, रथकार था, कम्मादि नामक अधिकारी थे वो रत्नी कहे जाते थे। और पूर्व किसे कहते थे, पूर्व कौन होता था, ये दुर्गपति यानी दुर्ग की रक्षा करने वाले को क्या कहते थे, पूर्व। क्या कहते थे, पूर्व, याद रखना है। और वाजपति किसे कहते थे, वाजपति जो गोचर भूमि का अधिकारी था उसे कहते थे वाजपति। जो गोचर भूमि का अधिकारी है उसे वाजपति कहते थे। और पूर्व जो दुर्ग की रक्षा करता था उसे पूर्व कहते थे। और आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। सभा व समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा व समिति क्या थी, राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी। सभा और समिति दोनों याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। सभा श्रेष्ठ लोगों की और समिति सामान्य जनता की थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहते थे, ईशान। देखिए वैदिक काल में 2 प्रकार की सभा थी, 2 प्रकार की समिति जो संस्था थी, एक थी सभा, दूसरी थी समिति। उस समय जो सभा थी वो विशेष लोग थे, जो वीआईपी लोग थे उनकी थी, और समिति क्या थी, सामान्य जनता की। वर्तमान में सभा का संबंध हमारे जो संसद की बात करें तो राज्यसभा से है, और समिति का संबंध किससे है, लोकसभा से। यानी जनता की भागीदारी किससे है वर्तमान में, लोकसभा में। और जो विद्वान लोग थे वो किसमें थे, राज्यसभा में। उसी प्रकार से उस समय वैदिक काल में जो सभा में जो महान विद्वान लोग थे वो उससे जुड़े हुए थे, और समिति में थे सामान्य जनता। देखिए सभा व समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, सभा श्रेष्ठ लोगों की और समिति सामान्य जनता की थी। और इसके समिति के अध्यक्ष को क्या कहते थे, ईशान। परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है ईशान किसे कहा गया है। जो वैदिक काल में समिति संस्था थी उस संस्था के अध्यक्ष को क्या कहते हैं, ईशान। क्या कहा गया, ईशान। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार इसको पढ़ना है। आपको इस नोट्स के अलावा आपको तो कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्रश्न आएगा इस नोट से ही आएगा, ये मैं 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 राग्य युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ये युद्ध परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के बीच में लड़ा गया, जिसमें सुदास की विजय हुई। यानी 10 राग्य युद्ध ऋग्वेद के कौन से मंडल में इसका उल्लेख मिलता है, तो 7वें मंडल में। और ये क्या किस नदी के किनारे हुआ था, ये युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी, जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, उसके किनारे लड़ा गया था। और इस नदी के तट पर जो सुदास राजा था, वो 10 जनों यानी 10 जनों के 10 राजाओं को पराजित करके उसमें सुदास की क्या हुई थी, विजय हुई थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब हम वैदिक सभ्यता के 4 वर्णों में, वैदिक सभ्यता 4 वर्णों में विभाजित थी। कितने वर्णों में, 4 वर्णों में, यानी 4 प्रकार के वर्णों में विभाजित थी। पहला वर्ण कौन सा है, ब्राह्मण है। दूसरा कौन सा है, क्षत्रिय है। तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। इन चारों वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में मिलता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता में चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो आपको लिखना है 10वें मंडल में। कौन से मंडल में, 10वें में। कौन से, पुरुष सूक्त में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना है। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्णों का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में मिलता है। अब बढ़ते आगे। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक था। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था, यानी पितृ प्रधान था। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता में माताओं को विशेष स्थान था, यानी मातृ सत्तात्मक परिवार था। लेकिन आर्यों में जो परिवार का मुखिया होता था वो कौन होता था, पिता होता था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो परिवार का मुखिया कौन थी, वो माता थी। इसलिए इसको याद रखना है। ऋग्वेद में जो महत्वपूर्ण महिला थी, विदुषी महिला थी, वो कौन कौन सी है, लोपामुद्रा, याद रखना है आपको। घोषा, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास, विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कौन सी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है, तो इन स्त्रियों का नाम आपको याद होना चाहिए। बढ़ते आगे। देखिए विवाह नहीं करने वाली स्त्री अमाजु कहा जाती थी, यानी जो स्त्री ऋग्वेद काल में उस समय जो विवाह आजीवन
विवाह नहीं करती थी उसे क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। एक एक चीज को महत्वपूर्ण है दोस्तों याद रखना है। आपके 2 प्रश्न आएंगे रीट में या किसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में इस वैदिक सभ्यता में इसी नोट से आएगा, ये मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। आपको विश्वास नहीं हो तो पिछला पेपर कोई भी उठा के देख सकते हो, उसमें से ही प्रश्न आया हुआ है। देखिए आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। यानी जो आर्य लोग थे वो कौन सा पदार्थ पीते थे? तो सोमरस पीते थे। देखिए वैदिक काल के प्रमुख दर्शन थे, बहुत सारे दर्शन थे, उसके प्रवर्तक थे। वैदिक काल में जो दर्शन थे उसके प्रवर्तक कौन थे उससे संबंधित परीक्षा में पूछा जाता है। रीट 2022 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था और 2016 में भी पूछा गया था। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इसको याद रखना है। वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण दर्शन थे और उसके प्रवर्तक कौन थे उसको याद रखना है। देखिए जो योग है, योग दर्शन की शुरुआत किसने की थी? यानी योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे। याद रखना है कौन थे? पतंजलि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। यानी कपिल ने कौन से दर्शन की शुरुआत की? सांख्य की। न्याय के कौन थे? गौतम। याद रखना है। सावार्क दर्शन के कौन थे? सावार्क। पूर्व मीमांसा के कौन से? जैमिनी। उत्तर मीमांसा के कौन थे? बादरायण। और वैशेषिक दर्शन के कौन थे? कणाद। कौन थे? कणाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये दर्शन और उसके प्रवर्तक आपको याद रखने हैं। 100% इसमें से परीक्षा में प्रश्न उठेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मनोरंजन के साधन क्या थे? यानी आर्य लोग जब वैदिक सभ्यता में मनोरंजन के लिए कौन से साधन अपनाते थे? देखिए संगीत गाते थे, रथ दौड़ कराते थे, घुड़ दौड़ कराते थे, ध्रुव क्रीड़ा करते थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? पशुपालन और कृषि है। महत्वपूर्ण है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? पशुपालन और कृषि। लेकिन सिंधु घाटी में सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय कौन सा था? व्यापार था और फिर इसके बाद में कृषि था। गायों को अधन्या कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, अधन्या क्यों कहा जाता है? वैदिक सभ्यता में गायों को अधन्या कहते हैं। अधन्या क्यों कहते हैं? क्योंकि वैदिक सभ्यता में गायों को मारना बहुत बड़ा पाप था। अगर कोई गायों का वध करता था या गायों को मारता था तो उसे मृत्युदंड की भी सजा मिल सकती थी और उसको देश निकाला जा सकता था। ये इतनी बड़ी सजा थी, इसलिए गायों को बहुत ही पवित्र पशु के रूप में देखा जाता था। प्रिय पशु कौन सा था? वैदिक सभ्यता में घोड़ा था और प्रिय देवता था इंद्र। यानी इंद्र को प्रिय देवता वैदिक काल में माना गया। आर्यों ने लोहे का प्रयोग किया। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की जानकारी नहीं थी, लेकिन वैदिक काल में लोहे की जानकारी पता लग गई थी कि लोहा क्या होता है। व्यापारी लोग को पणी कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है पणी क्या है? परीक्षा में पूछा जाता है कि पणी क्या है? तो पणी होता है जो व्यापार करने के लिए लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे कहेंगे पणी। एक एक चीज को याद करना है। एक महत्वपूर्ण है कि मनुष्य व देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कौन से देवता हैं? यानी मनुष्य और देवता दोनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं वो कौन से हैं? अग्नि को कैसे माना गया है? अग्नि देवता को कैसे माना गया? क्योंकि कोई यज्ञ करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं तो देवताओं के पास में जो हमारे मंत्र उच्चारण जा रहे हैं तो देवता और मनुष्य के बीच में क्या है? अग्नि है। इसलिए अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि के रूप में पूजा जाता है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार वर्णन किया गया है। यानी ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद में जो गंगा नदी है इसका 1 बार उल्लेख किया गया है और यमुना नदी को 3 बार उल्लेख किया गया है। और सर्वाधिक बार सरस्वती नदी का उल्लेख है जो सर्वाधिक प्राचीन और पवित्र नदी मानी जाती है। बढ़ते आगे। देखिए दोस्तों ऋग्वैदिक काल में नदियों का आधुनिक नाम क्या था? ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी उनका वर्तमान में क्या नाम है? रीट 2018 में इससे संबंधित पूछा गया था। देखिए विपाशा नदी जो ऋग्वैदिक काल में विपाशा नदी थी उसका वर्तमान में नाम है व्यास। सदानीरा नदी का वर्तमान में नाम है गंडक और दशदधी नदी का वर्तमान नाम है घरघर। और परुष्णी नदी जो रीट 2018 में पूछा गया था, परुष्णी नदी का वर्तमान में क्या नाम है? रावी। और अस्किनी नदी का क्या नाम है? सिनाब। और विस्ता नदी का क्या नाम है? झेलम, जो जम्मू कश्मीर में बहती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल और फिर इसके बाद में अब पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। कौन से थे? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को प्रिय देवता के रूप में माने गए। यानी सर्वप्रथम जो ऋग्वेद काल जो वैदिक काल है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। यानी ऋग्वैदिक काल में सबसे महान देवता, सबसे पूजनीय, सबसे प्रभावी देवता इंद्र को माने जाते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति प्रिय देवता हो गए। प्रमुख देवता और उनका संबंध। जो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन कौन से थे? यानी वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता थे उनके संबंध कौन से हैं? यानी कौन से देवता
कौन से विभाग के देवता है, ऐसा माना गया है, उनको बांटा गया है, विभाग किया गया है। जैसे इंद्र है, इंद्र देवता थे, वो युद्ध व वर्षा के देवता थे। महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है। जो इंद्र कौन से देवता है? युद्ध व वर्षा के देवता है। अग्नि देवता व मनुष्यों के बीच के देवता है। वरुण देवता है, वो क्या है? वरुण देवता वो समुद्र व ऋतु परिवर्तन व दिन रात होना, षष्ठी नियम यानी षष्ठी के नियम का संचालन करना, ऋतु परिवर्तन, रात दिन होना, ये सभी वरुण देवता हैं। यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी है तो कौन से देवता है? वरुण देवता। याद रखना है, महत्वपूर्ण देवता है। 2 ये आकाश का देवता है, सबसे प्राचीन देवता है। सोम ये वनस्पति का देवता है। पूषण ये पशुओं का देवता है। और मरुत ये आंधी तूफान का देवता है। तो ये आपको याद रखना है कौन से देवता कौन से विभाग से संबंधित है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई। देखिए, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्रम के आधार पर थी। किसके आधार पर थी? क्रम के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म के आधार पर हो गई। उत्तर वैदिक काल में क्या होगी? जन्म के आधार पर होगी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर होगी। हल को क्या कहते थे? सीरा, याद रखना है। और हल रेखा, जो रेखा खींची जाती थी उसे क्या कहेंगे? सीता। परीक्षा में पूछा जाता है सीता और सीरा क्या है, तो ये हल से संबंधित है। निष्क क्या है? निष्क और शतमान, निष्क और शतमान मुद्रा की एक इकाई थी। जो मुद्रा होती है उसकी इकाई क्या थी? निष्क और शतमान। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। और सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी? ऋग्वेद काल में विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। परीक्षा पूछा जाता है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे, तो आपको परीक्षा में लिखना है विश्वामित्र। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर लाइन महत्वपूर्ण है। आपको ध्यानपूर्वक पूरा मन लगा के पढ़ना है, तब जाके आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे। महाकाव्य 2 है। कौन कौन से महाकाव्य है? एक तो है महाभारत, एक है रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। परीक्षा पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत। और महाभारत का एक दूसरा नाम क्या है? जय संहिता। अब हम बात करते हैं जो वैदिक काल हमने पढ़ रहे हैं, उस वैदिक काल में 2 भागों में विभाजित है। एक तो ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। इन दोनों का अंतर समझते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि वैदिक काल क्या है। देखिए दोस्तों, वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है ऋग वैदिक काल जो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, और फिर है उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। अब हम ऋग वैदिक काल के बारे में एक एक बात को पढ़ते हैं। जैसे ऋग वैदिक काल में जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद की रचना ऋग्वेद कालीन में हुई थी। यानी ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जो 3 वेद थे, उन 3 वेदों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। जैसे ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद का रचना हुई है, और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद की रचना हुई है। इसको याद रखना है। तो इस प्रकार से सबसे प्राचीन वेद कौन सा हुआ? ऋग्वेद काल। अब हम पढ़ते हैं। देखिए, राजा होता था, राजा ऋग्वेद काल में जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। यानी जनता गणतंत्र, यानी वर्तमान में जो निर्वाचन पद्धति है उसी प्रकार से जनता द्वारा निर्वाचित होते थे। लेकिन लोकतंत्र के माध्यम से, एक तरीके से लोकतंत्र के रूप में राजा का चयन जनता करती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो जनता जो राजा को चयन करती थी वो बंद हो गई पद्धति, और आनुवांशिक रूप ले लिया। यानी राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। इस प्रकार से आनुवांशिक पद्धति हो गई। ये याद रखना है आपको दोस्तों। ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों में अंतर समझना पड़ेगा आपको। ऋग्वेदिक काल में जनता द्वारा निर्वाचित थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आनुवांशिक पद हो गया। किसका? राजा का। अब हम बात करते हैं प्रमुख देवता। ऋग्वेद काल में प्रमुख देवता थे इंद्र, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते प्रजापति ने इंद्र का स्थान ले लिया। फिर वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए, वर्ण व्यवस्था क्रम के आधार पर थी। यानी ऋग्वेदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था क्रम के आधार पर थी, यानी जो क्रम करता था उसी प्रकार से, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण थे। उन चारों वर्ण में से जो भी मनपसंद अपना कार्य कर सकता था। यानी शूद्र है वो भी ग्रंथ पढ़ सकता है, ग्रंथ लिख सकता है। जो ब्राह्मण है वो भी किसी सफाई का कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी क्रम के आधार पर। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो उन्होंने जन्म के आधार पर ये स्थान ले लिया, और जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था हो गई। जैसे ब्राह्मण है तो ये ग्रंथ लिखेगा, क्षत्रिय है तो ये युद्ध लड़ेगा, इस प्रकार से। फिर आगे बढ़ते हैं। विदुषिया जो महत्वपूर्ण महिला थी, कौन कौन सी थी? ऋग्वेद काल में अपाला, घोषा और लोपामुद्रा, ये ऋग्वेदिक काल की महत्वपूर्ण महिला थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कात्यायनी, मैत्रेयी और गागी थी। और ऋग्वेदिक काल में जो महत्वपूर्ण अनाज थे वो जौ था, और उत्तर वैदिक काल में गेहूं और चना था। बढ़ते आगे। तो मैं समझता हूँ कि ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल में दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते आगे। देखिए, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है, विद्युत क्या है? विद्युत क्या है? ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। क्या थी? संस्था। यानी आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को क्या कहते थे? विद्युत।
क्या कहते हैं? विदत। सभा व समिति संस्थाओं को अर्थवेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट है दोस्तों। सभा व समिति दोनों प्राचीन संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को अर्थवेद में जो सबसे बाद में लिखा गया, इस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया। इन 2 पुत्रियां कौन सी है प्रजापति की? तो सभा व समिति। एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, उष्णीय क्या है? उष्णीय क्या है? ये ऋग्वेद काल में पगड़ी को कहा जाता है। क्या कहता है? पगड़। यानी पगड़ी, जो पगड़ी होती है, उस पगड़ी को जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं वो अपने सिर पर धारण करते हैं। उस समय ऋग्वेद काल में जो आर्य होते थे वो पगड़ी को उष्णीय कहते थे। ऋग्वेद में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा नहीं था। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है। ऋग्वेद काल है, इतने साल पहले उस समय भी बाल विवाह नहीं था, बाल विवाह करना अपराध था, पर्दा प्रथा भी नहीं था और सती प्रथा भी नहीं था। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। यानी ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है याद रखना है? कुल 1 से लगाकर 10 मंडल है और उस 10 मंडल में 9वां मंडल जो सोम देवता है उनको 9वां मंडल समर्पित है। बढ़ते आगे, देखिए खेतों में पानी पहुंचाने की नालियों को क्या कहते थे? कुलिया। ऋग्वेद काल में वैदिक सभ्यता में खेतों में जो पानी पहुंचाने वाली जो नालियां होती थी उसे क्या कहेंगे? कुलिया कहते थे। ऋग्वेद में भूमि की माप की इकाई क्या थी? खिले। यानी भूमि को मापा जाता था तो वो उसका माप का पैमाना क्या था? उसे क्या कहते थे? खिले। याद रखना है दोस्तों। ऋग्वेदिक काल में 16 संस्कारों का उल्लेख है। कितने संस्कारों का उल्लेख है? 16 संस्कारों का। ये 16 संस्कार आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और 16 संस्कारों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है, कौन से उपनिषद में है? तो ये है बृहदारण्यकोपनिषद में। ये 16 संस्कारों का बृहदारण्यकोपनिषद में उल्लेख है। और कौन कौन से 16 संस्कार है वो आपको ध्यान में होना जरूरी है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। कौन सा है? गर्भाधान संस्कार। दूसरा है पुष्पवंत संस्कार और तीसरा है सीमांतोन्नयन संस्कार। देखिए दोस्तों, ये तीनों संस्कार इतने महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों संस्कार जन्म से पूर्व के हैं। यानी GPS आपको ये शॉर्टकट में ऐसे याद कर सकते हैं। गर्भाधान यानी G, पुष्पवंत यानी P और सीमांतोन्नयन यानी S, यानी GPS। ये तीनों संस्कार जन्म से पूर्व के हैं। फिर बाद में, जन्म के बाद में जातक्रम संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाक्रम, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तो ये दोस्तों 16 संस्कार को आपको याद रखना है। इसमें पूरी डिटेल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मोटे तौर पर ये 16 संस्कार याद होने चाहिए। और जन्म से पूर्व ये कौन से 3 संस्कार होते हैं, इस पर ज़्यादा प्रश्न बनता है। बढ़ते आगे, देखिए दोस्तों 16 संस्कारों में 4 संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं। यानी इसमें 16 संस्कार पढ़े, परीक्षा में पूछा जाता है कि 16 संस्कार दिए हुए हैं वैदिक सभ्यता में, वो 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं? तो 4। भारत के प्राचीन नगर का पतन एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी दोस्तों। भारत के प्राचीन नगर का पतन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कौन थे? रामचरण शर्मा। परीक्षा पूछा जाता है भारत के प्राचीन नगर का पतन पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? रामचरण शर्मा। मोस्ट है दोस्तों, याद रखना है। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जिसको नौकरी लेनी है कि मुझे किसी भी हालत में रेट 2024 आने वाली भर्ती में एक पद प्राप्त करना ही है, वो 100% लगातार देखते रहिए। आपको इस नोट्स के अलावा बार वाला प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसी नोट से प्रश्न आएगा, ये मैं 100% कह सकता हूँ। उत्तर वैदिक काल में महिला का सभा में भाग लेना बंद हुआ। देखिए दोस्तों, ऋग्वैदिक काल, जो वैदिक काल में 2 भाग विभाजित थे। ऋग्वैदिक काल में जो महिला थी वो सभा में भाग लेती थी, लेकिन जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो उसके क्रम के आधार पर जो क्रम के आधार पर काम था वो जन्म के आधार पर हो गया। और फिर जो महिलाएं सभा में भाग लेती थी वो भाग लेना भी बंद हो गया। राज्याभिषेक के अवसर पर, यानी कोई राजा है वो अपने पद पर बैठता है, यानी राजा बनता है, तो उस अवसर पर राजसूय यज्ञ किया जाता था। देखिए दोस्तों, अगर कोई राजा नहीं है, अगर कोई राजा नहीं है और किसी दूसरी जाति का अगर क्षत्रिय बनना चाहता है तो उसे हिरण्यगर्भ यज्ञ करना होगा। हिरण्यगर्भ यज्ञ क्या है? राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय नहीं हो, यानी जो जन्म से क्षत्रिय नहीं है, जन्म से राजपूत नहीं है, अगर वो नहीं है तो उसे राजा बनना है तो फिर वो हिरण्यगर्भ यज्ञ करेगा। तो अगर वो दूसरे क्षत्रिय जन्म से नहीं है, दूसरे वर्ण व्यवस्था से है, तो भी वो बन सकता है। याद रखना है दोस्तों, हिरण्यगर्भ यज्ञ। वैदिक काल में 4 आश्रम है। कितने आश्रम है? 4। इन चारों आश्रमों के बारे में आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये वैदिक काल में 4 आश्रमों का वर्णन कौन से उपनिषद में है? ये परीक्षा पूछा जाता है, मोस्ट है। वैदिक काल में 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है, कौन से उपनिषद में है? जाबालो उपनिषद में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ज़्यादा।
वैदिक काल में 4 आश्रमों का वर्णन कौन से उपनिषद में है? जाबालो उपनिषद में। पहला उपनिषद कौन सा? पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य यानी 0 से 25 वर्ष। फिर है गृहस्थ, यह है 26 से 50 वर्ष। फिर है वानप्रस्थान, यह है 51 से 75 वर्ष। और फिर है संन्यास, यह है 76 से 100 वर्ष। ये दोस्तों वैदिक काल में एक मनुष्य के 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। कौन से उपनिषद में? जाबालो उपनिषद में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैक्स मुलर को वेद पंडित कहा गया। क्या कहा गया? वेद पंडित। जो मैक्स मुलर है इसको क्या कहा गया? वेद पंडित। और मैक्स मुलर ने कहा था जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए हुए हैं, यानी जो भारत में आर्य आए थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। और सभी ने इस सर्वमान्य तथ्य को स्वीकार कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद, ये कक्षा 6 के महत्वपूर्ण कुछ अन्य नोट्स हैं जिसको हम पढ़ते हैं। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। कितनी हैं? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिसे क्या कहते हैं? सूक्त। यानी ऋग्वेद में जितने भी प्रार्थनाएं हैं, 1000 से ज़्यादा, 1028 ऐसी कोई प्रार्थना है, उन प्रार्थनाओं को क्या कहते हैं? परीक्षा में ऐसा पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं उसे क्या कहेंगे? उसे सूक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? सूक्त। याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से हैं? अग्नि है, इंद्र है और सोम है। सोम क्या है? सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय नाम से बनाया जाता है। यानी सोम क्या है? एक पौधा है जिसे खास पीने के लिए बनाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूक्त क्या है? जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएं हैं 1000 से ज़्यादा, उसे सूक्त कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किसने की थी? ऋषियों ने। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत है। कौन सी है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत किसका हिस्सा है? भारोपीय परिवार का हिस्सा। भारोपीय यानी भारत प्लस यूरोप, भारत प्लस यूरोप, तो भारोपीय परिवार हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ऋग्वेद में एक पन्ना मिला और ये पन्ना भुज वृक्ष की साल पर लिखी ये पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। किस पर? कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में। और 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने का काम किया गया। तो इस जो भुज वृक्ष था, इसकी छाल का एक पत्ता था, इसके ऊपर किया गया था और ये कश्मीर में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कक्षा 6 के ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं। ऋग्वेद में सरस्वती और सिंधु उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है। गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार। कुछ किताबों में यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि गंगा यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है। आपको यह पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता था। जैसे पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग राजा थे, और ये राजा वे राजा नहीं हैं जो हम किताबों में या आम लोगों की तरह थे, यानी जो किताबों में जानते हैं या पढ़ते हैं उससे संबंधित नहीं थे। वो राजा ऐसे राजा नहीं थे, वो सिर्फ नाम के राजा थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते हैं। यानी जिन्होंने इन प्रार्थनाओं की रचना की है, जो वैदिक काल में प्रार्थनाओं की रचना की, वो अपने आप को आर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्य। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। तो जो लोग प्रार्थनाओं की रचना की है उन्होंने तो माना अपने आप को आर्य। क्या माना? आर्य। और जो विरोधी थे, उन विरोधियों को दास या दस्यु का वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। जो लोग यज्ञ नहीं करते थे वो दास कहलाने लगे और शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। बाद में समय के साथ में दास शब्द दासी के रूप में आ गया और दास का मतलब क्या हो गया? गुलाम। क्या हो गया? गुलाम। ऐसे दास शब्द निकला है। आगे बढ़ते हैं। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। सामान्य मृतकों के खास किस्मों की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही मिले हैं लोटे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान, पत्थर और सोने के गहने। महापाषाण के ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र, यह भीमा की सहायक नदी छोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे के सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की तरफ होता था और कई बार उनको घर के अंदर ही दफनाया जाता था। सबके साथ खाना पानी के बर्तन भी दफनाते थे। आज से 2000 वर्ष पूर्व सरक प्रसिद्ध वेद हुए, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर सरक संहिता नाम की किताब लिखी। मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यानी आज से 2000 साल पहले सरक एक महान विद्वान हुए, उन्होंने सरक संहिता नाम की एक किताब लिखी और उन्होंने बताया उस किताब में कि मनुष्य में कुल 360 हड्डियाँ होती हैं।
आगे बढ़ते हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ 3500 साल पहले, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले, इनाम गांव में कच्छपों का निवास 3600 से 2700 साल पहले और सड़क 2000 वर्ष पूर्व किए थे। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अंतिम पेज है दोस्तों और बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से सवाल आएगा। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10। 2 से 9 वे मंडल प्राचीन है। कक्षा यानी ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10। यानी कक्षा जो दूसरा मंडल से जो 9वां मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है और पहला और 10वां ये बाद में लिखा गया है। ऋग्वेद का पहला व 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। अष्टाध्यायी परीक्षा में पूछा जाता है। अष्टाध्यायी की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है? पाणिनि। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी यूपीएससी का एग्जाम हो या आरएस का एग्जाम हो या टीचर का कोई भी एग्जाम हो, उसमें पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सामवेद संगीत से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से। यजुर्वेद गद्य पद्य शैली में लिखा गया है। यानी जो यजुर्वेद है ऐसा वेद है, यानी जो 4 वेद है हमारे महत्वपूर्ण वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक पुस्तक आती है मिताक्षरा, ये एक पुस्तक है मिताक्षरा। इस पुस्तक के लेखक है विज्ञानेश्वर। किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर। ये आपको याद रखना है। वेदों के उपवेद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर इसको याद कर लिया तो फिर आपके नैया पार हो जाएगी। ये वेदों के उपवेद अध्यापक भर्ती 2023 आप पेपर उठा के देख सकते हैं। जो मुख्य विषय के पेपर हुआ था उसमें यह सीधा सीधा पूछा गया था कि वेदों के उपवेद कौन से हैं, कौन सा सही नहीं है। मिलान चिन्ह पूछा गया था। आपको इन वेदों के उपवेद के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। आप समय निकाल कर भी चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसमें से सवाल देखने को जरूर मिलेगा। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? देखिए दोस्तों, मैंने जो पढ़ा था वो इसमें से सवाल आया था। ऋग्वेद के उपवेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद के महत्वपूर्ण उपवेद है ऐत्रेय और कोशिश, यानी कोशित की। ऋग्वेद आप इस तरह से याद कर सकते हो कि ऋग्वेद ने इतनी कोशिश की। इस प्रकार से भी आप मोटा याद कर सकते हो। यानी ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है ऐत्रेय और कोशित की। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। यजुर्वेद का जो उपवेद कौन कौन सा है आपको याद रखना है। एक तो तैत्तिरेयी, एक शतपथ, एक बृहदारण्यक, एक सवितास्वर। ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। फिर है सामवेद की जो उपवेद कौन कौन सा है? एक तो जैमिनी है, एक छंदोग्य है, एक केन है, एक पंचविश है। और अर्थवेद के ये गोपथ हैं, एक है गोपथ, एक मुंडक, एक मांडुक्य और एक प्रश्न। ये आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस नोट से आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और इसके अलावा आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित आपको पढ़ना ही नहीं है। आपको ये नोट्स अच्छी तरीके से 1-2 बार 3 बार पढ़ लो, फिर आपको दूसरा टॉपिक पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी हो, आरबीएससी हो, बाकी को ऑथेंटिक प्रमाणित पुस्तक है, उसको मिलाकर ये क्रीम वाले नोट्स बनाए गए हैं जो आपके लिए परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेदों में त्रय वेद कौन कौन से हैं याद रखते हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। और गेहूं के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया? वैदिक काल में गेहूं के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया? गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया। और वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 हैं। एक है शिक्षा, एक है कल्प, एक व्याकरण, एक निरुक्त, एक छंद और एक ज्योतिष। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। विश्व का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। और 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? एक होता है धर्म, एक होता है अर्थ, एक काम और एक मोक्ष। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता में एक बात कही गई थी वसुदेव कुटुंब की बात कही गई थी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी मेरा परिवार है। उसी प्रकार से आप भी मेरे परिवार हो, मेरे छोटे भाई बहन हो। और मेरा फर्ज बनता है कि जिस प्रकार से मैं टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया है, उसी प्रकार से मेरे छोटे भाई बहनों को सिलेक्शन कराऊं। उनके लिए मैं जितना हो सके पूरी मेहनत के साथ में बहुत ही शानदार तरीके का मैटर आपको देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आज ये शानदार क्लास हो गई है पूरी। आपको वैदिक सभ्यता से संबंधित 1-2 प्रश्न आएंगे तो इसी नोट से आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपका प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं एक बेहतर और शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।